Hello friends, I am your educator Akansha Bere, welcoming you all to GLC IAS online platform. तो आपके आने वाले MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने साइंस पोर्शन के डिस्कस किए आपके साथ, और अब हम उसी में आगे बढ़ते हुए आज पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर आप GLC IAS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF नोट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और टेस्ट सीरीज़ भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस प्रीलिम्स दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक बार आप ऐप जाके चेक करिएगा, डाउनलोड करिए। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीथेन इज़ ऑल्सो नोन एज। मीथेन जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस आर बायोगैस, मार्श गैस, नेचुरल गैस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से मीथेन जो है उसको क्या बोलते हैं? बायोगैस, मार्श गैस, नेचुरल गैस। तो ये तीनों ही जो नाम है ये मीथेन के नाम है। मीथेन को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, मार्श गैस भी बोला जाता है और नेचुरल गैस भी बोला जाता है। जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं जहाँ पे काऊ डंग से गैस का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ जो गैस बनती है वो मीथेन ही गैस बनती है, इसलिए उसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ। जो डोलोमाइट है वो इनमें से किसका ओर है? ना अगर हम ओर की बात करें तो ओर क्या होता है? ओर नेचुरली अकरिंग, मतलब पहले से नेचर में ही प्रेजेंट एक सॉलिड मिक्सचर होता है एलिमेंट्स का, है ना, जिसमें से कि हम क्या करते हैं, जो प्योर मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो डोलोमाइट है वो इनमें से किस मेटल का ओर है? सोडियम, कैल्शियम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। तो कैल्शियम का जो ओर है वो होता है डोलोमाइट। और इसके अलावा कैल्शियम का एक और ओर होता है जो कि होता है कैल्साइट, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, डोलोमाइट एंड कैल्साइट बोथ आर द ओर्स ऑफ कैल्शियम। देन सोडियम का ओर होता है आपका बोरेक्स, जो है वो सोडियम का ओर है। देन क्रोमाइट जो है इट इज़ द ओर ऑफ क्रोमियम। देन आपका है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर होता है क्रायोलाइट। तो जो क्रायोलाइट ओर होता है वो एल्यूमिनियम का ओर है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दैट इज बी। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज फिल्ड इन द एयर बैग्स ऑफ कार्स। जो कार्स होती हैं उनके एयर बैग्स में कौन सी गैस फिल्ड होती है? तो कार में एयर बैग्स क्या होते हैं? अभी जो मॉडर्न कार्स आने लगी हैं उनमें जैसे ही लाइफ सेफ्टी के लिए जब एक्सीडेंट होता है या कार में क्रैश होता है, तो लाइफ सेफ्टी के लिए जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए एयर बैग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो उसमें पूछा है कि वो जो एयर बैग्स होते हैं उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? सोडियम अजाइड, हीलियम, ओजोन या फिर ब्यूटेन। तो द करेक्ट आंसर इज सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड जो गैस होती है NaN3 गैस होती है। तो जैसे ही जब क्रैश होता है या एक्सीडेंट होता है कार का, तो वो डिटेक्ट होता है और इसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज होके एयर बैग्स में भर जाती है और एयर बैग्स को इन्फ्लेट कर देती है। तो जो गैस एयर बैग्स में प्रेजेंट है वो कौन सी है? सोडियम अजाइड। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शंस हैं आपके सामने, थॉमसन, गोल्डस्टीन, मेंडलीव और प्लैंक। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या है? जैसे अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं,
तो जो एटम होता है, मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, एटम का नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को इन द ईयर 1897। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन जो है वो एटम का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मेंडलीव ने क्या दी थी? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी ना। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी, उसके बाद फिर मूजले ने उसको, और आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी वो मूजले ने दी थी, लेकिन सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीव ने दी थी। फिर उसके बाद प्लैंक्स ने क्या दी थी? प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी। तो ये क्वेश्चंस भी आगे बन सकते हैं आपके कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, और इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। अभी तक जिसने हमारे GLC IAS की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, आप प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुजी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और टेस्ट सीरीज़ में अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 7th May 2020 a tragic gas leakage from LG Polymer chemical plant in विशाखापट्टनम ना। विशाखापट्टनम में एक ट्रैजिक गैस लीक हुआ था एक केमिकल प्लांट से। पॉलीमर बनाने वाला जो एक इंडस्ट्री है विशाखापट्टनम में, वहाँ से एक गैस का लीकेज का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें पूछा है कि जो गैस लीक हुई थी उसका क्या नाम था? नियॉन, मिथाइल आइसोसाइनेट, एसिटाइलिन या फिर स्टायरीन, है ना। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टायरीन। तो जो वहाँ पे जो स्टायरीन गैस है वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पे स्टायरीन गैस जो है वो लीक हुई थी। स्टायरीन जो है एक पॉइजनस गैस होती है ना। जिस इस एक्सीडेंट को विजाक गैस लीक के नाम से जाना गया था ना। तो विजाक गैस लीक में कौन सी गैस का लीकेज हुआ था? स्टायरीन का लीकेज हुआ था। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज स्टायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज। जो एप्पल होता है, सेब जो होता है, उसमें कौन सा एसिड इनमें से प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर यूरिक एसिड। तो हम अगर यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड हमको मिलता है यूरिन में ना। हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं उनके साथ में यूरिन में यूरिक एसिड भी पास होता है। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो हमको मिलता है वीट में, गेहूं में मिलता है ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद जो कार्बोनिक एसिड है वो हमको मिलता है सोडा वाटर में। कोल्ड ड्रिंक्स तो सभी पीते होंगे, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बोनिक एसिड होती है। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन बचता है मैलिक एसिड, जो कि हमको मिलता है एप्पल में। तो एप्पल में प्रेजेंट होती है कौन सी एसिड? मैलिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे 4 मेटल्स दिए हुए हैं, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम एंड कॉपर। तो इन सब में उनकी रिएक्टिविटी पूछी है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन है। तो द मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज 4 इज पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। और जो गोल्ड है इट इज़ योर लीस्ट रिएक्टिव,
सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो होता है गोल्ड ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल इज गोल्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पोटेशियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीपेस्ट क्वालिटी कोल इज. कोल क्या होता है? कोयला. तो जो कोल होता है उसकी 4 मेन वेराइटीज़ हमको मिलती हैं. उन वेराइटी में जो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी होती है वो पूछा है कि किस कोल की होती है. पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट. तो चीपेस्ट क्वालिटी का कोल जो होता है वो होता है आपका पीट. सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है पीट. उसके बाद जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का होता है ना. एंथ्रासाइट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी कोल है. सॉरी, गोल्ड नहीं, कोल है. सुपीरियर क्वालिटी कोल होता है एंथ्रासाइट. उसके बाद जो बिट्यूमिनस कोल होता है उसको हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हैं. मतलब घरों में हम जो कोयला जलाते हैं या कोयला यूज़ करते हैं वो कौन सा वैरायटी होता है? बिट्यूमिनस. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए, पीट इज द चीपेस्ट क्वालिटी कोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमालगम इज. अमालगम इनमें से क्या है? ओर है या फिर पॉलीमर है या फिर कोई गैस है या अलॉय है ना. तो ओर तो अभी हमने पढ़ा था कि ओर क्या होता है? नेचुरली अकरिंग जो सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं एलिमेंट्स के, है ना, वो होता है हमारा ओर. और एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है, एलॉय भी एक मिक्सचर ही होता है जिसमें कोई कंपोनेंट जो होता है एटलीस्ट उसका 1 कंपोनेंट जो होता है वो मेटल होता है. मतलब मेटल के साथ जब किसी दूसरे एलिमेंट्स का मिक्सचर बनाया जाता है. अब ये जो दूसरा एलिमेंट है ये या तो कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है या कोई नॉन मेटल भी हो सकता है ना. तो ऐसे किसी मिक्सचर में, सॉलिड मिक्सचर में जिसका एक कंपोनेंट मेटल होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं ना. यहाँ पे पूछा है कि अमालगम क्या है, तो अमालगम जो है वो एक तरीके का एलॉय है. अब अमालगम किस तरीके का एलॉय है? जिस एलॉय में एक कंपोनेंट जो है वो आपका मर्क्यूरी हो ना. किसी भी एलॉय का अगर एक कंपोनेंट उसमें से मरकरी हो और मर्क्यूरी के साथ एल्स बाकी कुछ भी हो, है ना, तो वो होता है अमालगम. तो ऐसा एलॉय जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी होता है वो उसको हम बोलते हैं अमालगम. तो अमालगम क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एलॉय. करेक्ट ऑप्शन इज डी. ना आप प्ले स्टोर पे जाके अभी तक जिन्होंने भी हमारे GLC IAS की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप प्ले स्टोर से जाके प्लीज़ उसको डाउनलोड करें, उसको एक्सेस करें. और वहाँ पे आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो जाके आप चेक करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. जो प्लैनेटरी मोशन के लॉज हैं वो किसने दिए थे? रदरफोर्ड, न्यूटन, केपलर और आर्किमिडीज. तो अब पहले तो हम प्लैनेटरी मोशन की बात करें कि प्लैनेटरी मोशन क्या होता है. तो जो भी सन के अराउंड प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो इन प्लैनेट्स का जो मोशन है, जिस मोशन में वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम प्लैनेटरी मोशन बोला गया. ठीक है. तो प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे और वो प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे केपलर ने, जिनको कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोला जाता है. इसको आप लॉज ऑफ मोशन से कंफ्यूज मत करिएगा. लॉज ऑफ मोशन जो थे वो न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे. ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, जो सन के अराउंड प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उसके बारे में उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे. उनको हम कंबाइंडली प्लैनेटरी मोशन के लॉज के नाम से जानते हैं.
तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? इनमें से किसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ZnO जिसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, मर्क्यूरी, HCl या फिर कॉपर सल्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही एसिड है जो हमारे पेट में खाने का डाइजेशन करता है, फूड के डाइजेशन में जो हेल्प करता है एसिड, वो HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बाकी के भी कुछ कॉमन नेम्स हैं। तो जैसे हम जिंक ऑक्साइड की बात करें, ZnO की बात करें, तो इसको फिलोसोफर वूल के नाम से बोलते हैं, फिलोसोफर वूल, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो कुछ ऊन के जैसा होता है, इसलिए इसको फिलोसोफर्स वूल के नाम से जानते हैं। मर्क्यूरी का जो कॉमन नेम है वो है क्विक सिल्वर। मर्क्यूरी को और क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसके बाद HCl तो हमने देख लिया कि HCl को क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। और कॉपर सल्फेट जानते हैं ब्लू विट्रॉल के नाम से ना, ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट, जो ब्लू विट्रॉल है वो कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। सी लेवल आपको, अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को नापते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जब हमको हाइट या डिस्टेंस नापना होता है तो हम सी लेवल से, समुद्री तल से उसका हाइट या डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो उस हाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ऑल्टीट्यूड मेजर करने के लिए या क्या यूज़ करेंगे हम? एमीटर, एल्टीमीटर, फेदोमीटर या एनेमोमीटर। तो एल्टीट्यूड को नापने के लिए ऑल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइट, किसी भी चीज़ की हाइट को जो मेजर करते हैं वो ऑल्टीमीटर से मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर एमीटर देखें तो एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है ना। जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर्स में, वो उसका जो मेजरमेंट होता है वो एमीटर के थ्रू होता है। फिर फेदोमीटर जो होता है वो ओशियन की डेप्थ को मेजर करने में हेल्पफुल रहता है। समुद्र की जो गहराई होती है वो किससे नापी जाती है? फेदोमीटर से। इसके अलावा एनेमोमीटर जो होता है, एनेमोमीटर पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि एनेमोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टू मेजर द विंड स्पीड। हवा की गति को नापने के लिए जो भी डिवाइस यूज़ होता है वो एनेमोमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज ऑल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 पाउंड? 1 पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं? 453 ग्राम्स, 458 ग्राम्स, 463 ग्राम्स और 480 ग्राम्स। तो इसका आंसर है 453 ग्राम्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। अब ये इलेक्ट्रिक करंट आया, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है? कौन सा डिवाइस करता है? एमीटर जो होता है वो, एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब मेजरमेंट हम करते हैं तो किसी ना किसी यूनिट में मेजर करते हैं। हर एक जो भी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है, तो उसको हम किसी ना किसी यूनिट में मेजर करेंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। इसके अलावा जो ओम होती है
वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है कि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। कूलम जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, इधर कंफ्यूज मत करिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और जो वोल्ट्स होती है वो आपके किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है। और वोल्टेज जो होता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बल्ब कन्वर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और बल्ब जल जाता है। बल्ब जलता है तो हमको उससे लाइट मिलती है। लाइट तो मिलती है लेकिन लाइट के साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी दोनों में ही कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। जो बल्ब होता है वो लाइट के साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है, गर्मी भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करती हैं, वो हीट प्रोड्यूस नहीं करती। GLC-IAS के जो हमारे गुरुजी हैं वो आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ और नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो फ्री की चीज़ें होती हैं या आसानी से जो मिल जाती है उसको थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और नोट्स और टेस्ट सीरीज़ को आप जाके चेक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। GLC-IAS की ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और यूनिट पढ़ी थी, वो क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पढ़ी थी, वो थी आपकी एम्पियर ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है फैराडे, फैराडे भी होती है, और कूलम्स जो होती है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है ना। तो ऑप्शन देख लेना, फैराडे दिया हुआ है या कूलम्स दिया हुआ है। कूलम्स भी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है और फैराडे भी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। वॉट किसकी यूनिट होती है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वॉट पावर की यूनिट होती है ना। और जो फर्मी होती है वो लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ में मतलब 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर्स के इक्वल होता है। तो ये एक लेंथ की यूनिट है। और एम्पियर जो है वो हमने अभी क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, निकोलस कोपरनिकस या फिर आइजैक न्यूटन। इधर पे बच्चे एक गलती करेंगे, न्यूटन देख के मार दिया चार्ल्स न्यूटन, सॉरी। है ना। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया था वो न्यूटन ने ही दिया था, लेकिन वो कौन से न्यूटन थे, वो आइजैक न्यूटन थे, ना कि चार्ल्स न्यूटन थे। तो पहले सारे ऑप्शंस एक बार
अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही आंसर टिक करना। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाय आइजैक न्यूटन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई डज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। हमारी आँख के किस पार्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। जब हमारे आई के अंदर इमेज बनती है तभी तो हम सब कुछ देख पाते हैं। तो वो इमेज जो है वो आई के किस पार्ट में बनती है, वो रेटिना में बनती है। रेटिना जो होता है वो अगर जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए हमारा आई का लेंस है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे मसल्स होती हैं और ये हमारी नर्व जाती है। तो इधर ये जो पोर्शन होता है ये होता है आपका रेटिना। ये वाला जो पोर्शन है ये है रेटिना, और इधर से ही क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। और जब इमेज बनती है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, ऑन द रेटिना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। पायरोमीटर का इस्तेमाल किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर। तो टेम्परेचर को जनरली हम क्या थर्मामीटर से मेजर करते हैं, ये हमको पता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है, नापना होता है, तो उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर्स कहाँ पे मेजर करना होता है हमको, जैसे जो मेटलर्जिकल फर्नेसेस होती हैं, मतलब जो भट्टियाँ होती हैं जो एकदम बहुत काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जिनका टेम्परेचर होता है, वो भट्टियाँ जलती हैं जहाँ से मेटल्स को उनको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उनको उनके प्योर फॉर्म में लेके आया जाता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर को थर्मामीटर से हम नहीं मेजर कर सकते, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, पायरोमीटर का। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हाई टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किससे, पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। जो लाइट की स्पीड है वो इनमें से किस मीडियम पे मैक्सिमम होती है। ऑप्शंस हैं हमारे पास वाटर, सॉलिड, ऑयल या फिर वैक्यूम। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, एयर में भी सबसे ज़्यादा होती है। एयर और वैक्यूम दोनों में ही लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है, जो कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, आप GLCIAS की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उधर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आपको हिंदी मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं, और सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सेस करने में, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। एक्स रेज जो होती हैं उसको किसने डिस्कवर किया, फेराडे, रोंटगेन, मार्कोनी या फिर गैलीलियो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। W रोंटगेन जो थे उन्होंने एक्स रे की डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1895। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज CSIR established। CSIR क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूछा गया है कि उसको कब एस्टैब्लिश किया गया। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी रिसर्चर्स हैं और जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, वो सारा कौन देखता है, CSIR देखता है। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1942 में हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और CSIR के जो चेयरमैन हैं
CSIR के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी होंगे वो CSIR के चेयरमैन होते हैं। तो अभी करंट में कौन है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वही अभी CSIR के चेयरमैन भी हैं। तो CSIR कब स्टैब्लिश हुआ था? 1942 में स्टैब्लिश हुआ था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी GLC IAS ऐप पे नोट्स अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल आप जाके वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लू मॉर्मोन इज़ द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ। ये जो ब्लू मॉर्मोन है, ब्लू मॉर्मोन नाम की एक तितली है, एक बटरफ्लाई है। इसकी आप लोग गूगल में इमेज देखिएगा, बहुत सुंदर बटरफ्लाई है। तो वो किस स्टेट की बटरफ्लाई है? अरुणाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ब्लू मॉर्मोन को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था, और महाराष्ट्र ही इंडिया का पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है टू हैव इट्स स्टेट बटरफ्लाई। इसके पहले किसी भी स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई नहीं थी, सबसे पहले महाराष्ट्र ने डिक्लेयर की थी, जो कि है उसकी स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मॉर्मोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2019 मंकी फीवर एक डिसीज़ फैली थी जिसको क्यासानोर फॉरेस्ट डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मंकी फीवर वायरस था, इट वॉज स्प्रेड इन, कहाँ स्प्रेड हुआ था? इन द ईयर 2019 बांदीपुर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो 2019 में जो मंकी फीवर का वायरस है वो बांदीपुर नेशनल पार्क में उसका केस मिला था, केसेस मिले थे कुछ। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे 2019 में मंकी फीवर वायरस फैला हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज विथ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कॉल्ड? ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जैसे डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है, स्नोई जो एरिया होते हैं, बर्फीले वाले जो एरिया होते हैं, वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे प्लांट्स जो बहुत कम पानी में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं। अब सीओफाइट्स कौन होते हैं? सीओफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड में ग्रो होते हैं। शेड मतलब जो कि छायादार जगह में, जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, छायादार जगह में जो पेड़ या पौधे जो ग्रो करते हैं उनको हम सीओफाइट्स बोलते हैं। फिर हेलोफाइट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, जहाँ जो नमकीन जहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, जिन एरिया में नमक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। और लिथोफाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स पत्थरों या फिर चट्टानों में, रॉक्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में जो ग्रो करते हैं वो कौन होते हैं? ज़ीरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी हो रहा होगा। तो गुरुजी अभी GLC IAS ऐप पे आपको सारा कंटेंट फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपको फ्रीली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप फ़ायदा उठाइए, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करें। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी, और ऐसे ही आगे हम और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अभी आज इतना ही रखते हैं, आगे पार्ट 4 के साथ मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी साइंस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।